गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल मेरी पहली वीडियो आई जिसपे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आगे भी मैं आशा करता हूं कि आप अपना अच्छा रिस्पांस देंगे और लाइक कमेंट और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बच्चों, आज मेरी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, मैं अपना आपको फिर नाम बताना चाहूंगा। इस 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं आया हूं जिसे करंट बम के नाम से जाना जाता है और इसकी टैग लाइन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसका अर्थ मैंने कल ही स्पष्ट कर दिया था। कुछ बच्चों ने कहा सर शायरी, थोड़ा सा आप शायरी वगैरह बातों को किया करिए, इन सब चीजों को, तो मैं प्रयास करूंगा पक्का। मैंने उनसे कमिटमेंट भी किया है, लेकिन इसकी शुरुआत में कुछ अच्छे विचारों से करना चाहता हूं। सबसे पहले जो आज का सुविचार, मैं एक विचार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। बहुत बढ़िया विचार है, देखिएगा इसकी लाइनों को। ये जानते हुए कि प्रयास करने से जरूरी नहीं है कि सफलता प्राप्त होगी, लेकिन मैं प्रयास करना चाहता हूं क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम ये मान के चले कि हमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो ये चीज मैं अपने लिए भी फॉलो करता हूं, अपने लिए भी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस विचार को एक फॉलो करते हुए आके अपनी लाइफ में बढ़ें। शुरुआत आज पहले प्रश्न से जो होगी वो थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है। यह प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने किस प्रदेश में सातवाहन वंश से संबंधित 11 शिलालेखों को सूचीबद्ध किया है। ठीक बच्चों, थोड़ा सा आप समय लीजिएगा, आप इस प्रश्न को देखिएगा और इस प्रश्न में जो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से थोड़ा सा सोच करके आप अपना आंसर जो है चैट बॉक्स में आप भेजते रहिएगा। मैं थोड़ा सा समय दूंगा बच्चों को। मैंने बच्चों से कहा भी है कि थोड़ा सा वो सोच विचार करके अपने आंसर को जो है मुझे भेजें। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो पहले तो इसका आंसर ले लीजिए। इसका आंसर है तेलंगाना। इसका जो आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी सातवाहन वंश से संबंधित 11 शिलालेखों को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने जो है सूचीबद्ध किया है और ये जो शिलालेख मिले हैं वो सातवाहन वंश से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा मैं सातवाहन वंश के बारे में बताना चाहूंगा। इस वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी। 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी और यह दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश माना जाता है। दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश माना जाता है और इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। बच्चों, इस वंश को जो मेन, इस वंश की जो मेन चीजें थी वो और भी चीजें हैं, जैसे इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन कराने वाले शासक थे। इन्हीं में से एक शासक था गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता था। तो इनसे रिलेटेड जो 11 शिलालेख हैं वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने अपने यहाँ सूचीबद्ध किया है। और एक चीज मैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना करने वाले थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान से बच्चों प्रश्नों को आप देखते हुए चलिएगा, प्रश्नों को आप सोचिएगा, उसका आंसर भी सेंड करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नई चीज, एक नई रिपोर्ट के बारे में कह रहा है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की तट रेखा की वर्तमान संशोधित कुल लंबाई कितनी है। एक ये नया ऑब्जर्वेशन है, एक नई रिपोर्ट है जिसने भारत की समुद्र तट की सीमा रेखा को क्या किया है, बढ़ा दिया है। जैसे बच्चों, हम लोग अभी जो भारत की समुद्र तट की सीमा रेखा जानते हैं, यदि भारत की मुख्य भूमि की समुद्र सीमा की रेखा की बात की जाए तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। यदि द्वीपों सहित भी मिला लिया जाएगा तो भारत की जो समुद्र तट की सीमा रेखा है 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन कोई भी आंकड़ा इसके आसपास हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, ये भारत सरकार के गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन है, अभी सरकारी गजट नहीं हुआ है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसको मान लिया जाए या स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन हाँ, रिपोर्ट है, रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसलिए इस पर विचार करना बनता है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको जो आपको आंसर सही लगे उस ऑप्शन के को आप सेंड करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो इस रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की जो
समुद्र तट की सीमा रेखा है उसको माना गया है 11,098 किलोमीटर। तो ये टोटल है। इसमें आपकी भारत की मुख्य भूमि भी है और इसमें आपकी जो भारत के द्वीपीय प्रदेश हैं उनकी भी सीमा रेखा को इसमें शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 साल की बातचीत के उपरांत मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और जर्मनी। इन चारों देश में किसके साथ भारत ने एफटीए पर साइन किया है? सबसे पहली बात, आप तब तक आंसर ढूंढते रहिए, आंसर सोचते रहिए। मैं एफटीए के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब हम किसी देश के साथ करते हैं तो दोनों देश उस एग्रीमेंट के तहत अपने यहां आयात होने वाली चीजों पर टैरिफ को कम कर देते हैं। टैरिफ को कम कर देना मतलब अपने आयात कर को वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे इनका जो है व्यापार बढ़ जाता है। इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री नाम है लेकिन टैरिफ को कम किया जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, इसका आंसर जो होगा वो आंसर है आपका ब्रिटेन के साथ। इन्होंने ब्रिटेन के साथ 3 साल से लगभग बातचीत चल रही थी और अब जाकर के इन्होंने एफटीए पर साइन किए हैं। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस 2025 कब मनाया गया है? 1 मई, 3 मई, 4 मई या 7 मई? तो बच्चों इसमें आंसर दीजिएगा। 1 मई को सभी लोग जानते हैं कौन सा डे है? लेबर डे है। कौन सा डे है? लेबर डे है, विश्व श्रमिक दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई और 7 मई 2 ऑप्शन बच रहे हैं, जिसमें राइट ऑप्शन होगा आपका 7 मई। 4 मई को भी जो हम दिवस मनाते हैं वो कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। कोयला खनिक मतलब कोयले का खनन करने वाले, कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन एक और दिवस भी मनाया जाता है, वो है अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक, फायर ब्रिगेड डे, अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर है आपका 7 मई। बच्चों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि एथलेटिक्स होता क्या है। ठीक, तो बच्चों एथलेटिक्स एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके अंतर्गत कई स्पोर्ट्स को शामिल किया जाता है। जैसे दौड़ है, दौड़ में भी कई प्रकार की दौड़ें होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, बाधा दौड़, उसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, इन सभी प्रतियोगिताओं को एथलेटिक्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 7 मई। बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे 2 चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। एक यूट्यूब चैनल है हमारा लक्ष्य क्लासेस के नाम से, दूसरा टेलीग्राम चैनल भी है लक्ष्य क्लासेस के नाम से। हमारे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी क्लास डेली कराऊंगा, सबका सब पीडीएफ आपको डेली मिलेगा। तो ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने कमेंट, अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कमेंट, लाइक के माध्यम से आप हमें आगे के लिए स्थिति को बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये 4 ऑप्शन हैं, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। इन चारों स्थानों पर ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहां पे किया गया था? ग्लेक्स का फुल फॉर्म ग्लोबल स्पेस, थोड़ा बड़े शब्दों में मैं लिख देता हूं, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और
ये एक ऐसी सबमिट थी, ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें अंतरिक्ष की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया था और इसका आयोजन किया गया था कहां पर? नई दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन इसका होगा बच्चों नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सभी लोग आंसर को ढूंढते रहिएगा, खटाखट मैसेज करते रहिएगा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? बीजू पटनायक के सम्मान में सबसे पहले बीजू पटनायक के बारे में आपको जानना होगा, स्मारक पट्टिका क्या होती है इसके बारे में जानना होगा। तब तक आप चारों में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज करिए। बीजू पटनायक जो थे वो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध राजनेता थे जो काफी लंबे समय तक उड़ीसा में राजनीतिक जीवन व्यतीत किए थे और इनके पुत्र नवीन पटनायक बहुत दिनों तक उड़ीसा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और इनमें इनके नाम के स्मारक पट्टिका का मतलब क्या हुआ? इनके नाम के स्मारक पट्टिका का मतलब यह हुआ कि इनके पट्टिका, जैसे हम लोग सड़कों के किनारे देखिए, हम लोग सड़कों के किनारे, रोडों के किनारे एक बोर्ड देखते हैं कि उसका उद्घाटन होता है और उसको उद्घाटन करने वाले का नाम लिखा रहता है। तो पट्टिका कुछ इसी तरह की होती है और इनको एक सम्मान दिया गया है, नई दिल्ली स्थित दूतावास में सम्मान में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है आपका रसिया। क्यों रूस के दूतावास में इनको सम्मान दिया गया? उसका कारण है कि बीजू पटनायक जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिनग्राड वार थी, एक स्टालिनग्राड युद्ध था जिसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी और बीजू पटनायक एक कुशल विमान चालक थे। इनको सम्मानित करने के लिए रशियन लोगों ने इनको अपने दूतावास में इनके पुत्र को बुला करके एक स्मारक पट्टिका के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन हैं असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल। बच्चों इसमें से आप ऑप्शन ढूंढिए कौन सा सही होगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है केरल। इसका राइट ऑप्शन है केरल। सबसे पहले इस आयोग के बारे में हम जानना चाहेंगे, बच्चे जानना चाहेंगे कि आयोग कौन सा है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग मतलब हुआ कि ये आयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करेगा। और देखिए केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है और वो नई नई चीजों को डेवलप करता है लोगों की भलाई के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब महिलाओं के लिए, इन सब क्षेत्रों में केरल बहुत आगे है। नो डाउट वो काफी इन सब चीजों को, समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। अगला प्रश्न, किस प्रदेश ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं? किस प्रदेश ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र। एनर्जी ड्रिंक्स आप लोग सब जानते ही होंगे कि स्वास्थ्य के लिए बच्चे इसको बहुत यूज करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब की सरकार ने एक आदेश के द्वारा जो है अपने स्कूलों में जो है एनर्जी ड्रिंक्स को लाने में, उसका यूज करने पे सारी तरह से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन को बनाने का ऐलान किया है? हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन को बनाने का ऐलान किया है? ठीक, इसके 4 ऑप्शन हैं, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और रशिया। बच्चों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं डेवलप की जा सकी है, लेकिन इन चारों देशों में से एक देश ने ऐसा दावा किया है कि हम उस कैंसर की वैक्सीन को डेवलप कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है उसका वो है रसिया। कैंसर, अगर एक लाइन में कहा जाए कैंसर किस बीमारी का नाम है तो सिर्फ एक लाइन डिफिनीशन है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, अनियंत्रित वृद्धि कैंसर के नाम से जानी जाती है। चाहे जिस अंग में इर्रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कैंसर, कहीं पर भी किसी भी अंग में अगर कोशिकाओं की वृद्धि अनियमित होती है
उसे कैंसर कहते हैं। और रसिया ने ऐसा ऐलान किया है, ऐसा दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस व्यक्ति को 1 साल का सेवा विस्तार प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति को 1 साल का सेवा विस्तार प्रदान किया है? इसमें जो ऑप्शन है, अजीत डोभाल, राजीव कुमार, प्रवीण सूद और विनीत, इनमें से चारों में से कौन राइट आंसर होगा? तो अभी एक स्ट्राइक की वजह से अजीत डोभाल काफी चर्चा में है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर एक बढ़िया स्ट्राइक की है। राजीव कुमार पुराने जो है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। और प्रवीण सूद, इसमें जो ऑप्शन है प्रवीण सूद, ये सीबीआई के निदेशक हैं। ये सीबीआई के निदेशक हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनको सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, मतलब अगले 1 साल तक ये सीबीआई के निदेशक रहेंगे। ठीक, तो ये बच्चे 10 बेहतरीन प्रश्न थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः दोनों क्लास के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। 10 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आऊंगा रात को 10 बजे और शाम को 7 बजे हमारी मूल विधि और संविधान की क्लास रहेगी। और कल से हम मूल विधि और संविधान की क्लास में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।